नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। अलाव ताप रहे 3 लोगों को कार ने रौंद दिया है। एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 जख्मी हैं। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया है। तुरकौलिया के शेख शरण टोला बस्ती की यह घटना है, जहां पर कुछ लोग बैठकर अलाव ताप रहे थे और उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उनको रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। तो मोतिहारी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर कुछ लोग बैठकर अलाव ताप रहे थे और उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने इनको कुचल दिया, रौंद दिया। तुरकौलिया के शेख शरण टोला बस्ती की यह घटना है। अगली खबर का रुख करते हैं। रविवार को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी थी कि खरमास के बाद आरजेडी में होने वाली टूट को रोक सके तो रोक लें, और सोमवार को जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कह दिया कि अगर भूपेंद्र यादव चाहेंगे तो आरजेडी का बीजेपी में मर्जर हो जाएगा। अब आरजेडी नेता पलटवार कर रहे हैं। क्या खरमास के बाद टूट जाएगा आरजेडी? क्या आरजेडी में होने वाली है बड़ी भगदड़? ये हम नहीं कह रहे, ये वो सवाल हैं जो रविवार से बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाए हुए हैं। रविवार को बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने खरमास के बाद आरजेडी में टूट का दावा किया, और सोमवार को जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भूपेंद्र यादव की बात का समर्थन करते हुए कह दिया कि भूपेंद्र यादव चाह लें तो आरजेडी का बीजेपी में मर्जर हो जाएगा। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी ही खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी में। भूपेंद्र यादव और ललन सिंह के बयान के बाद इस ठंड के मौसम में बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी की तरफ से भी बयानों के जरिए पलटवार हुआ। ये सब बचकाना अभियान है। 14 तारीख के बाद उन लोगों में देखिएगा भूचाल की कैसा भूचाल आने वाला, समझे ना। अभी जो है ये हवा जो है पुरवैया चल रहा है, जब पछिया हवा चलेगा तो बढ़िया बढ़िया का जो है कमर टूट जाएगा, पांव टूट जाएगा, दर्द हो जाएगा। ये 14 तारीख के बाद राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला, आप देखते रहिए होता क्या। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के विधायक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी तरह चट्टानी एकता के साथ मजबूती से खड़ा है। किसी भी परिस्थिति में वह हिलने डुलने वाला नहीं है। वह एनडीए के घटक दल के विधायक नहीं है। उस तरह वो अपने ही घटक दल के विधायकों को खरीद सकते हैं और मिला सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के विधायक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी तरह एनडीए के नेताओं को जवाब देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। भूपेंद्र यादव की पहचान राजनीति में एक ऐसे चेहरे के तौर पर होती है जो कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो पूरे होमवर्क के बाद बोलते हैं। बाकी भूपेंद्र यादव के दावे में कितना दम है, ये वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ जहानाबाद से रागी बहसन की रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस की प्रभारी बनने के बाद पहली बार भक्त चरणदास पटना आए और पहली ही बैठक काफी हंगामेदार रही। पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। बड़ी उम्मीदों के साथ भक्त चरणदास को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। भक्त चरणदास प्रभारी बनने के बाद सोमवार को पटना पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम पहुंचते ही गर्मजोशी गर्मा गर्मी में बदल गई।
प्रदेश नेताओं के साथ हुई पहली ही बैठक में हंगामा हो गया। पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी और बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमिता भूषण ने प्रदेश नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल उठाए। कि जिनको हम टिकट दे, हम लोग भी पुराने लोग हैं, हम लोग भी कांग्रेस में काम किए हैं, हम लोग का नाम प्रखंड और जिला साधा था, चुनाव समिति होता था, ये कुछ नहीं देखा गया। क्योंकि एआईसीसी से हमें आदेश मिलता है 18 तारीख को आपको धरना देना है, 18 तारीख को आपको आंदोलन करना है, तो हम सब लोग कांग्रेस कार्यकर्ता जुट जाते हैं, पुतला जलाते हैं मोदी जी का। लेकिन उसमें कितने किसान होते हैं? उसमें किसान नहीं होते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि अलाहाबाद की तरफ से आदेश हुआ है कि आपको ये प्रदर्शन करना है। कांग्रेस की बैठक में इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि मौके पर पुलिस पहुंच गई। हंगामा बढ़ता देख बैठक को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने प्रदेश नेताओं से सहयोग की अपील की। आपको समझना पड़ेगा और आपकी बोली के आधार पर, आपकी अनुभव और आपके परामर्श के आधार पर यहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। मैं सभी साथियों को मैं अपना समझ के आपका सहयोग का कामना करता हूँ। 62 साल के भक्त चरण दास कांग्रेस के तेज तर्रार और शांत नेता माने जाते हैं। ओडिशा के कालाहाड़ी के रहने वाले भक्त चरण दास का सामाजिक जीवन जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। 1989 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर कालाहाड़ी से चुनाव लड़े, सांसद बने और बीपी सिंह सरकार में उप राज्य मंत्री बन गए। भक्त चरण दास चंद्रशेखर की सरकार में भी केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। इसके अलावा कांग्रेस में रहते हुए भी भक्त चरण दास ने उन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया जो उन्हें पार्टी की तरफ से सौंपा गया। लोकसभा चुनाव 2019 और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे कठिन समय में भक्त चरण दास को प्रभारी बनाकर बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन पहली ही बैठक में हुए हंगामे ने यह संदेश दे दिया कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना भक्त चरण दास के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपनी पार्टी के तमाम प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की, जिसमें बूथ स्तर से लेकर चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर बात हुई। साथ ही पार्टी का जनाधार आगे और कैसे मजबूत हो, इस पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जनता के मुद्दों पर पार्टी आंदोलन करेगी। साथ ही 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने के साथ तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे। कई बार हम लोगों ने मैंने कहा ना 16 तारीख को पूरे राज्य के जनरल सेक्रेटरी बुलाए गए हैं और उनसे अपना एक बात पर चर्चा होगी, कार्यक्रम बनेंगे। लेकिन निश्चित आप मान के चलिए इस बिहार की जनता को निरीह अवस्था में हम लोग नहीं रहने देंगे। ये जुल्म करने वाले जुल्मी लोगों से हम लोग निजात दिलाएंगे और बिहार की जनता को कार्रवाई के नाम पर जो आश्वस्त किया है तेजस्वी जी ने, जब हमारी सरकार नहीं है तो हम विद्रोह जो आज के जब पर खड़ी है ये बिहार की जनता, नेतृत्व फिर उसको दिया जाएगा और किसानों को कभी परेशान, बेरोजगारों को नहीं होना दिया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि समय आने पर कैबिनेट का विस्तार होगा। आरसीपी के मुताबिक शपथ ग्रहण के दिन ही साफ हो गया है कि किस पार्टी के खाते में कितने मंत्री होंगे। विभाग के हिसाब से देखें तो जेडीयू के कोटे से 20 और बीजेपी के कोटे से 21 मंत्री हो सकते हैं। जिस दिन शपथ हुआ था आपने देखा ना, सब विभाग बटा हुआ है, चारों दलों के पास विभाग बटा हुआ है। उससे स्पष्ट है किस दल के पास कितना पद होगा। और आप भी जानते हैं कि भाई जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बिहार में भी आप लोग शुभ अशुभ सब समझते रहते हैं और बार बार आप लोग इसको उठा रहे हैं। आपको मैंने बताया है कि बिल्कुल समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, इसकी चिंता आप मत करें। बीजेपी नेता सत्येंद्र कुशवाहा की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे और उनके योगदान की चर्चा की।
डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए लोगों से एकजुट होने की अपील की। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कृषि बिल की चर्चा करते हुए इस मुद्दे पर विपक्ष पर भ्रम लगाने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस वैचारिक यात्रा को श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर जेपी नड्डा तक की इस यात्रा कर रही है, उसमें आप युवाओं की एक बड़ी भूमिका है। खरीद हो चुकी है, वहीं दुष्प्रचार किया जा रहा है। इन 3 कृषि बिल के माध्यम से समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाएगा। अगर समर्थन मूल्य खत्म करना होता तो धान की खरीद क्यों करते, समर्थन मूल्य के दाम में वृद्धि क्यों करते। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर बता दें, अच्छी खबर बता दें, 13 जनवरी को बिहार लाई जाएगी वैक्सीन। बिहार को मिलेगी 10 लाख वैक्सीन और बिहार को 9,80,000 कोविशील्ड मिलेगा। बिहार को कोवैक्सीन का 20,000 डोज मिलेगा। कोलकाता रीजनल सेंटर से वैक्सीन लाई जाएगी, एयरपोर्ट से एनएमसीएच वैक्सीन को लाया जाएगा। तो बिहार के लिए एक बड़ी खबर। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? जो संशय बना हुआ था कि कौन सी वैक्सीन बिहार आएगी, कब आएगी, ये संशय खत्म हो गया है। बता दें आपको कि न्यूज 18 के पास सबसे पहले जानकारी मिली है। भारत सरकार ने अभी तमाम राज्यों के साथ भीसी की है, जिसमें जानकारी दी गई है कि बिहार को कोवैक्सीन के साथ साथ जो कोविशील्ड है, यानी जो बायोटेक है और सीरम इंस्टीट्यूट है, दोनों की वैक्सीन बिहार को मुहैया कराई जाएगी। और 13 जनवरी को वैक्सीन शाम तक कलकत्ता से फ्लाइट से पटना लाई जाएगी, वहां से सीधे एनएमसीएच जाएगी। यानी 9,80,000 जो कोविशील्ड है उस वैक्सीन को बिहार को मुहैया कराया जाएगा, जबकि 20,000 डोज जो है कोवैक्सीन मुहैया कराया जाएगा। जाहिर है इंतजार खत्म होने वाला है और जिस तरह से लगातार तैयारियां जो है लगातार की जा रही है बिहार सरकार की ओर से, तो अब 16 जनवरी को ऐलान पहले से किया गया है कि रजनीश, पहले खेप की इस वैक्सीन को किन किन लोगों को लगाया जाएगा? हालांकि ये बात कही जा रही थी जो फ्रंट वॉरियर्स होंगे उनको लगाया जाएगा। दूसरी डोज उसके बाद कब तक आएगी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, बता दें आपको कि पहले फेज में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स मींस हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। जो विन पोर्टल है बिहार सरकार की, उस पोर्टल पर तकरीबन 4,70,000 से ज्यादा तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बिहार सरकार ने 5 लाख से ज्यादा डोज की मांग भी की थी। और बता दें आपको कि भारत सरकार ने 10 लाख डोज स्वीकृत कर दिया है और बतौर आज भारत सरकार तमाम राज्यों को अलॉटमेंट लेटर भी जारी करेगी। तो पहले फेज में हेल्थ वर्कर, दूसरे में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उसके साथ साथ उसके बाद जो फेज है, तीसरे फेज में जो 50 साल से अधिक के लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इंतजार खत्म होने वाली है और तमाम जो बिहार के लोग हैं उनकी भी बारी आएगी और पहले फेज में जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको जो है वैक्सीन पड़ेगी। जी अली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक अच्छी खबर बिहार के लोगों के लिए, 13 जनवरी को वैक्सीन लाई जाएगी और आपको बता दें कि 9,80,000 कोविशील्ड जबकि 20,000 को वैक्सीन पहले फेज में बिहार को मिले हैं। और इन वैक्सीन को सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा और उसके बाद पुलिसकर्मी होंगे और तीसरे पेज में जो 50 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग हैं यानी कि सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लगाया जाएगा। और 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पुलिस मुख्यालय भी तैयार है। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि पहली प्राथमिकता उन पुलिसकर्मियों को दी जाएगी जो फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 1,41,000 है। उन्होंने अफवाह फैलाने वाले लोगों को भी चेतावनी दी है। बिहार में कोरोना वैक्सीन जो है वो दिया जाएगा और जो कोरोना योद्धा हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और इसको लेकर के बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी एक डाटा तैयार किया है। हमारे साथ मौजूद है एडीजी पुलिस मुख्यालय, बात करते हैं। सर, जो पुलिसकर्मी है फ्रंट जो ये है उनको वैक्सीनेशन होना है, इसको लेकर के क्या तैयारी है, किस तरह से डाटा तैयार किया गया है?
जैसा आप जानते हैं कि 16 जनवरी से केंद्र सरकार द्वारा जो है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है, जिसके ड्राई रन भी पहले किए जा चुके हैं। इसकी कड़ी में जो है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस पदाधिकारी कर्मी हैं, जेल में जो है पदस्थापित कर्मी हैं, होमगार्ड्स हैं और सिविल डिफेंस कर्मी हैं। इन सभी का डेटाबेस जो है हम लोगों ने तैयार किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित डेटाबेस स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है। बाकी सभी के संबंध में हमारा पुलिस मुख्यालय से नोडल पदाधिकारी रहे हैं एडीजी मॉडर्नाइजेशन श्री कमल किशोर सिंह, उनके द्वारा जो है इस सबका डेटाबेस तैयार किया। करीब 1.41 लाख के करीब अभी तक हमारे सभी कर्मियों का डेटा उपलब्ध करा दिया गया है उन्हें। कुछ ऐसे भी सामाजिक तत्व हैं जो तरह तरह के जो है अफवाहें फैला रहे हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर के, उन पे क्या पुलिस नज़र रख रही है? ऐसे लोग अगर आइडेंटिफाई होंगे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? इन पर जो है हमारी जो है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम्स जो है वो भी नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में, जिलों में भी जो है हमारे जो पदाधिकारी तैनात हैं वो भी ऐसी बातों पर नज़र रखे हैं और इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं हो। और यदि जो है कोई इस प्रकार का प्रयास करता है तो उनको आइडेंटिफाई करके कानून के अंदर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बात बगहा की करते हैं, जहां पर आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। घटना शास्त्री नगर चौक पर एक घर में आग लगी है और देखते ही देखते इस आग ने 5 और घरों को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों के सहयोग से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। समस्तीपुर में सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। रोसड़ा में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई, हालांकि बड़ा हादसा टल गया। घटना रोसड़ा की है। टक्कर के बाद ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे बिजली के तार से चिंगारी निकलने लगी। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया और किसी को चोट नहीं लगी। अगली खबर आरा से है, जहां पर अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक महिला को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। महिला की मौत होने की खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के दरहरा शिवपुर के पास की है। पुलिस मिथिलेश पासवान और छोटू मिश्रा को गिरफ्तार करने गई हुई थी। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में छोटू मिश्रा की मां को गोली लगी है। फायरिंग के बीच दोनों अपराधी फरार हो गए। बिहार में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देश में बर्ड फ्लू की दस्तक सुनाई दे रही है, लेकिन बिहार अभी इससे अछूता है। हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पोल्ट्री फार्मों में रैंडम सैंपलिंग और छिड़काव किया जा रहा है। गया के प्रभावती अस्पताल में कौवों के मरने की अफवाह उड़ी थी, लेकिन इनके सैंपल लिए गए तो बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। अब बर्ड फ्लू की अफवाह का असर पोल्ट्री उद्योग पर पड़ने लगा है। गया और लखीसराय के मुर्गा फार्म संचालकों का कहना है कि इससे मुर्गों की बिक्री कम हुई है और उन्हें काफी घाटा लग रहा है। कुछ न कुछ कमी है, जो एक्चुअल रेट है वो नहीं हो पा रहा है। मुर्गी मेरा मुर्गा तैयार है लेकिन निकल नहीं पा रहा है रेट के कारण, और मुर्गा का बच्चा का दाम बहुत ज़्यादा है, दाना का रेट भी बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से बहुत प्रभाव धंधा पर पड़ रहा है। बर्ड फ्लू की अफवाह से पोल्ट्री फार्म उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने भी चिंता जाहिर की। गिरिराज सिंह ने कहा कि बर्ड फ्लू से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बस एहतियात बरतने की जरूरत है। पक्षियों से ये इंसानों में ट्रांसमिट नहीं होता। बेगूसराय के संदर्भ में बात करें, बिहार के संदर्भ में बात करें, बिहार हो, बेगूसराय हो, केरल हो, देश के कहीं हो, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि बिहार में अब तक बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है, फिर भी बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ बचाव जरूरी है। जैसे हाथों को 15 सेकंड तक धोएं, हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करें, छींकने या खांसने से पहले मुंह को अच्छे से ढक लें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से बचें, कच्चा या अधपका मुर्गा या अंडा ना खाएं। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी के जरिए देश भर से ऐसी कहानियां ला रहा है जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती है और ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां 200 परिवार रहते हैं। यहां 60 से ज्यादा परिवार लखपति हैं। ये खोज है एक व्यक्ति की जिन्होंने सूखाग्रस्त हाईवे बाजार को स्वाभिमान स्वर्ग में बदल दिया है। हेवरे बाजार महाराष्ट्र के एक गांव जिसे 1970 और 80 के दशक में सूखे ने तबाह कर दिया था, लेकिन आज 235 परिवारों में से 60 परिवार लखपति हैं और ये सब एक व्यक्ति के साथ शुरू हुआ जिसे 1990 में गांव से सरपंच चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। पोपट राव ने जल संरक्षण के माध्यम से हेवरे बाजार की कृषि को बदल दिया और इस बदलाव के लिए वहां की मिट्टी के हिसाब से फसल उगाना काफी फायदेमंद साबित हुआ। पहले तो 95% पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। आज दारिद्र्य रेखा खत्म हो गई। हमारा लैंडलेस का प्लानिंग हमने किया, मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान है उनका प्लानिंग किया, जाति पाति के बाहर उठ के हम सब लोगों को एक साथ बिठा के हमने कृषि का प्लानिंग किया। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हेवरे बाजार को भारत का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। ग्राम सभा में लोगों को साथ लेके वनग्राम, मृत संधारण, जल संधारण, पशु संवर्धन सभी को साथ लेके जो गांव बन गया तो जीडीपी बढ़ गया और इसके कारण गरीबी कम हो गई और रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। जो लोग शहर गए थे वो वापस गांव में आ गए। हेवरे बाजार के पोपट राव एक बेहतरीन उदाहरण है धन बनाने के लिए स्वाभिमानी तरीके से। और भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीनेशन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।